Good morning, friends, my dear learners, my students, and all those who are just listening me. I am Dr. Mohammad Parvez Rahmani, and as you know, I am assistant professor in L.K. Mishra College of Teacher Education, दिल्ली मोड़ दरभंगा। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये सबसे पुरानी संस्था रही है और मैं समझता हूँ कि दरभंगा तो दरभंगा पूरे मिथिलांचल के अंदर मैनेजमेंट के अंदर पहला वाहिद ये एक कॉलेज था और आज भी है। मैं आज बात कर रहा हूँ कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एक कोर्स जिसको B.Ed कहते हैं, जो आज करंट ईयर में 2 सालों का होता है। 2 वर्षीय कोर्स है, 2 वर्षीय सिलेबस पर आधारित इसका पाठ्यक्रम बनाया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2014 तक, यानी कि सेशन 14-15 तक में ये 1 साल का होता था। लेकिन आज के सिनेरियो में बात करें, अगर हम आज के डेट में बात करें हम, तो ये 2 वर्षीय कोर्स हो चुका है। इसका मतलब है कि जब ये 1 वर्ष का था, अब जब ये 2 वर्ष का है, तो दोनों में सब चीज़ों का अंतर हुआ है। मतलब ये कि हर एक चीज़ का अंतर हुआ। सब चीज़ों का कहने का मतलब है कुछ सिलेबस में बदलाव आया है, मार्किंग में बदलाव आया है, मार्किंग सिस्टम में बदलाव आया है और प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए इसको डेवलप किया गया है। वैसे तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका सिलेबस अलग अलग है, जैसे कि LNMU का अलग है, बाकी अदर जगहों का अलग है। लेकिन चूँकि सबकी पेरेंट्स बॉडी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इट मीन्स NCTE है, तो NCTE के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, जिनको कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, चाहे वो डिस्टेंस मोड में कराया जाए, जिसको IGNOU भी कह सकते हैं, IGNOU के द्वारा भी होता है और बहुत सारी अलग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, या फिर अगर हम रेगुलर कोर्स की तरह से जाने तो मानू, बहुत नामी गिरामी नाम है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मानू हैदराबाद, मानू चंद्रपट्टी सिटी, दरभंगा, मानू भुवनेश्वर एंड सो ऑन। इसी तरीके से DU के अंदर भी है, इसी तरीके से अदर जगहों पर। तो इन शॉर्ट जो सिलेबस है उनका मीडियम अलग हो सकता है, उर्दू में पढ़ाया जाए या हिंदी में पढ़ाया जाए या इंग्लिश में पढ़ाया जाए, ये अलग हो सकता है। 2 वर्ष का ही लेकिन रहेगा। उनके प्रैक्टिकल मार्क्स अलग हो सकते हैं, उनके नंबर या नंबरिंग देने की प्रणाली अलग हो सकती है ना। वो डिवीज़न दे सकते हैं, वो ग्रेड दे सकते हैं, वो CGPA में मार्किंग कर सकते हैं। ये सब उनके अपने अधीन है, वो कर सकते हैं, वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो थीम है कोर्स की, जो जान है इस कोर्स की, जो एसेट है इस कोर्स का, वो नहीं बदला जा सकता है, वो सेम है। यानी हर टाइम में ऑफ एजुकेशन जिस चीज़ में लगा दें, जैसे साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है ना, तो ये भी B.Ed के अंदर आएगा। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बात कर लें हम, है ना, और साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ एजुकेशन, रिसर्च टेम्परामेंट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन द एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जब भी हैं वो B.Ed के अंतर्गत आएंगी। और कोर्सेज में भी D.LED में भी आएंगी और M.Ed में भी आएंगी। लेकिन मैं बात विशेषकर B.Ed को लेकर कर रहा हूँ, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन को लेकर कर रहा हूँ अभी, तो मैं अभी फोकस इसी पे करूँगा। अब हम वहाँ से थोड़ा कंसेप्ट को अपने पास, अपने टॉपिक तक लाते हैं समेटते हुए। तो हम यहाँ बात करेंगे कि हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, LNMU की बात कर रहे हैं, मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो 2 वर्ष का B.Ed कोर्स है, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर हो या अदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर हो या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के अंदर हो, सभी का सिलेबस एक ही है। बाकी सिस्टम में बदलाव हो सकता है, उसके साथ कोई अदल बदल किया जा सकता है, लेकिन जो सिलेबस है उसमें चेंज नहीं होगा, जो कोर्सेज हैं उसमें बदलाव नहीं होगा, जो मार्किंग सिस्टम है उसमें बदलाव नहीं होगा। LNMU के सभी कॉलेजेस, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों, है ना, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, हर जगह, डिपार्टमेंट के अंदर भी है तो हर जगह एक ही चीज़ होगा। अब हम बात करते हैं कि जो 2 वर्षीय B.Ed कोर्स है वो 1 वर्ष वाले B.Ed कोर्स से कितना भी है। जब 1 वर्ष वाला B.Ed कोर्स था तो मार्किंग सिस्टम भी कम था। उसमें हम आपको बता दें छोटी सी चीज़, बहुत ज़्यादा मैं इस पर बहस नहीं करूँगा अभी, चूँकि उससे आपको बहुत ज़्यादा सरोकार अभी है भी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें जो आज भी प्रैक्टिकली आपके अंदर है और पहले भी वहाँ मौजूद थी, उसका सिनेरियो बदला है, सिर्फ उसका नज़रिया बदला है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम बदल गया है। ये इन चीज़ों पे हम थोड़ा फोकस कर लेंगे।
जैसे मैं पहले सबसे पहले बात कर लूँ कि जो बीएड कोर्स है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो उसके अंदर स्कूल इंटर्नशिप आज के डेट में 2 वर्षीय कोर्स में जोड़ा जा रहा है, जबकि पहले जब 1 वर्ष का होता था तो हम लेसन प्लान बोला करते थे। सवाल ये है कि स्कूल इंटर्नशिप के अंदर भी लेसन प्लान है और ज़्यादा लेसन प्लान है, पहले के बनिस्बत ज़्यादा लेसन प्लान है, तो फिर इसको हम लेसन प्लान ही रहने देते क्यों? क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसका नाम हमने लेसन प्लान से हटा करके स्कूल इंटर्नशिप रख दिया? दैट्स द क्वेश्चन शुड बी अराइज। तो मैं उसका आंसर आपको दूं। पहले सबसे पहली बात है कि जब लेसन प्लान हुआ करता था उस टाइम तो सारी चीज़ें थी, वहाँ भी हम सर्वे करते थे, वहाँ भी जनरल सर्वे होता था, आसपास के मोहल्ले टोले या बच्चों का सर्वे था, मार्किंग सिस्टम अलग थी, चीज़ें वही थी। लेकिन वहाँ बेसिकली क्या होता था कि 2 लेसन प्लान हमें बनाना पड़ता था, 2 सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना पड़ता था और एक एक लेसन में 20-20 लेसन प्लान बनाते थे। जैसे कि मान के चले कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, बीएड में पेपर उसका मैथमेटिक्स है, तो एक तो मैथमेटिक्स पेपर होगा और एक फिजिकल साइंस होगा। कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो एक बायोलॉजी का एक पेपर होगा और दूसरा उसका फिजिकल साइंस होगा। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर आर्ट्स में एक कॉमन सी बात थी कि लैंग्वेज होगा एंड बाकी एक दूसरा उसका पेपर होगा। कॉमर्स वाले के लिए भी ये होता था। तो अब सवाल ये है कि लेसन प्लान किस पेपर का बनेगा। एकदम याद रखिए इस बात को, पहली चीज़ ये सवाल कभी ये पूछा जाएगा और अगर एग्जाम में ना भी पूछा जाए तो यू मस्ट हैव टू नो बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर कोर्स, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट ऑल, किसी भी हालत में जानना होगा। तो आप जाने कि सबसे पहले जो लेसन प्लान बनता है या लेसन प्लान बनाया जाता था या आज भी स्कूल इंटर्नशिप के द्वारा जो लेसन प्लान बनाने की प्रक्रिया है 2 वर्षीय कोर्स में भी और 1 वर्ष वाले कोर्स में भी थी, तो वो पेडागोजी पेपर के लिए था। अब द क्वेश्चन अराइज इज दैट व्हाट इज पेडागोजी पेपर, है ना। तो हम समझे कि पेडागोजी पेपर होता क्या है सबसे पहले, क्योंकि पेडागोजी पेपर का ही लेसन प्लान बनाया जाता था। तो सबसे पहले अगर हम पेडागोजी पेपर को समझाएं तो हम कहेंगे द मेथड एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट, या ये कह सकते हैं इट इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द टीचिंग, यानी टीचिंग से जुड़ी हुई जो भी तकनीक हो सकती है उससे संबंधित जो थ्योरी है, उससे संबंधित जो आपको सिद्धांत है उसके बारे में, उसके डिसिप्लिन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपको जानकारी देगी वो पेडागोजी पेपर है। तो ये तो एक डिफिनेशन के फॉर्म में हमने बोल दिया कि एक्टिविटीज दैट इम्पार्ट नॉलेज और स्किल्स ओके इन योर टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। टीचिंग सब्जेक्ट में भी कंफ्यूजन नहीं होना है, स्कूल सब्जेक्ट मस्ट है, स्कूल सब्जेक्ट से ही चूज़ किया जाएगा। पेडागोजी के लिए पहली शर्त है, क्योंकि जब आप लेसन अब मैं बात करूँ कि जो पहले लेसन प्लान बना करता था वो एक सब्जेक्ट में 20-20 लेसन प्लान बनाया जाता था, मतलब कि 2 महीने के अंदर क्या वो इस लेसन प्लान का प्रोग्राम होता था या स्कूल प्रोग्राम होता था जिसके अंदर बच्चे जाते थे और 2 अलग अलग सब्जेक्ट जो के पेडागोजी पेपर हैं उनके 20-20 लेसन प्लान को वो तैयार करते थे। आज सिस्टम थोड़ा बदला है और आज 30 लेसन प्लान मिनिमम बनाना है एक सब्जेक्ट में, एक पेडागोजी सब्जेक्ट में। तो ये बड़ा फ़र्क आ गया कि जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप 20 बनाते थे उसका लेसन प्लान अब आप 30 बना रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे और ज़्यादा फोकस किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि तब जो स्टडी का ये था उसमें सर्वे वगैरह भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम छोटे में कम वर्ड्स में लिमिट में बना करके काम चला लेते थे, बिकॉज टाइम भी कम था हमारे पास। अब चूँकि टाइम बढ़ गया है ना, तो उस 2 महीने के बॉन्ड अप को जो इस लेसन प्लान का होता था उसको हमने यहाँ 2 ईयर्स में क्या कर दिया है, पूरे 5 महीने बढ़ा दिया, 5 महीने का कर दिया, बढ़ा नहीं दिया, 5 महीने कर दिया। तो जो 2 महीने का था वो 5 महीने का हो गया। अब फ़र्क क्या है कि वो 2 महीना लगातार होता था, एक संलग्न वे में लगातार होता था और उसके बाद एग्ज़ाम की प्रक्रिया होती थी, सेट बनाते थे और एग्ज़ाम। यहाँ क्या हो गया है कि यहाँ हम पहले साल में 1 मंथ यानी कि 4 वीक क्या स्कूल इंटर्नशिप में जाते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 4 वीक नहीं 4 मंथ, है ना, मतलब 16 वीक के लिए हम स्कूल इंटर्नशिप में जाते हैं। तो बड़ा फ़र्क आ गया, जो चीज़ 2 महीने में संभव थी वो चीज़ अब 5 महीनों में संभव, जो 1 साल के अंदर ख़त्म थी वो 2 साल में क्लियर है।
अब जब लेसन प्लान से हट के स्कूल इंटर्नशिप आ गया तो आप समझे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप वो टर्म है जिसका इस्तेमाल पहले प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतर्गत होता था और जैसे कि मेडिकल लाइन के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर आज भी है। आप देखते हैं कि जैसे अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग को एक बच्चा करता है तो 5वां जो सेमेस्टर होता है छठा से पहले, यानी कि 2.5 साल जब पूरा होता है तो उसको इंटर्नशिप पे भेजा जाता है कंपनी में। वहाँ उसके वर्क एक्सपीरियंस को अकाउंटेबिलिटी किया जाता है और किसी के गाइड में होता है, वहाँ से उनका कैंपस सिलेक्शन भी संभवतः हो जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर। छोटे मोटे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, स्किल पे फोकस किया जा रहा है। और बीटेक के अंदर भी जो 7 मंथ होता था उसमें ऐसा करते थे, तो वहाँ से बच्चों को एक स्कोप मिलता था, एक विज़न मिलता था और उनको जॉब की एक गारंटी मिल जाती थी। यहाँ हमारे साथ क्या हुआ है कि थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ स्कूल इंटर्नशिप में क्या हो गया है, इंटर्नशिप तो वो सेम है लेकिन टर्म स्कूल जुड़ गया, यानी कंपनी नहीं है। तो कंपनी तो प्राइवेट होती थी तो उसको लगता था कि ये बंदे में जान है तो इसको रख लो अपने पास, है ना, कम सैलरी दे करके हायर कर लो। फिर बंदा ज्वाइन कर लेता था, जब एक्सपीरियंस होता था तो उसको खुद नॉलेज होता था, वो कहीं भी जा सकता है, एक नॉलेज एक एक्सपीरियंस दोनों चीज़ के साथ। यहाँ स्कूल का मामला क्या है कि ये स्कूल जो है प्राइवेट तो है नहीं, है ना। यहाँ जो स्कूल में भेजा जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, कहीं कहीं प्राइवेट में भी भेजा जाता है, तो वहाँ पर इस तरह के स्कोप्स होते हैं कि प्राइवेट जॉब उसको मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट जॉब का जो ये स्कूल के अंदर हमारे यहाँ का कंसेप्ट है, एटलीस्ट बिहार की मैं बात करूँ तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है ना। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा उसको हम एक गारंटी ऑफ लाइफ स्टाइल मेंटेनिंग ये हम नहीं कह सकते कि लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक साधन बन जाए, वो पॉसिबिलिटी एक प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत लोग नहीं रख पाते हैं। कुछ स्कूल हैं, 1-2 स्कूल हैं, वहाँ पे ऐसा संभव भी है, लेकिन हर जगह नहीं है। लोग उसको संभव करने में लगे हुए हैं, स्कूल में पढ़ाते हुए, ट्यूशन करते हुए, टेबल ट्यूशन चलाते हुए, होम ट्यूशन चलाते हुए। तो कई लोग यहाँ भी अपना इसको बना लेते हैं, अच्छा विज़न बना लेते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन 100% बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। तो मैं उसको यहाँ से थोड़ा अकाउंटेबिलिटी से हटा रहा हूँ कि स्कूल इंटर्नशिप जॉब देने का जरिया है, ये नहीं, यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है। अब वहाँ की बात हम 2 तरह से करते हैं, पहले साल और दूसरे साल में। जब पहले साल में बच्चों को भेजा जाता है तो वो जो पहले साल में बच्चों को जब हम भेजते हैं तो हमको समझना होगा कि स्कूल इंटर्नशिप में जब बच्चा पहले महीने में जाता है, फर्स्ट ईयर में जाता है, तो बच्चों को क्या करना है, वो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन है। क्या है वो? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है आप खुद समझते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को देख करके कुछ एक नॉलेज एक्वायर करना, उसके बारे में कुछ एक जानकारी पता करना। तो इसमें मैं बात कर रहा था कि जो पहला साल होता है उसमें जो बच्चों को टास्क दिया जाता है, उस टास्क के ऊपर मैं बात करूँगा। किस तरह के टास्क होते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर? उसके अंदर बच्चों को देखना होता है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो उनका किस तरह से लेसन प्लान तो 30 उनको बनाना होता ही है, वो बनाएंगे ही, लेकिन वो पहले साल में नहीं बनाना था, वो दूसरे साल में बनाना होता है। उन्हें देखना पड़ता है कि स्कूल डायरी बच्चे कैसे मेंटेन करते हैं, टीचर कैसे चेकआउट करते हैं उसका। जैसे कि आप अगर केवी में जाएंगे, केंद्रीय विद्यालयों के अंदर देखेंगे तो वहाँ ऐसा है। तो बच्चों का आने जाने का सिस्टम क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड कैसे बनाया जाए, स्कूल की जो फाइल्स है, स्कूल का जो रिकॉर्ड है, जो मॉर्निंग के असेंबली है वो कैसे हो, इस आधार पर यानी कि स्कूल का अटेंडेंस बनाना, मेंटेनेंस ये पूरा करना, उसके लिए 5 नंबर निहित होता है। और स्कूल का रिकॉर्ड वगैरह जो होता है, बहुत तरह की फाइल होती है, उसके लिए 5 नंबर दिया जाता है। क्लासरूम का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो 1 हफ्ते का वो करते हैं, उसके लिए 5 नंबर उनको हम देते हैं। फिर स्कूल टाइम टेबल को वो जानते हैं, उसके बारे में अपना एक नज़रिया बनाते हैं, एक रिकॉर्ड एनालिसिस करते हैं, रिटन फॉर्म में उसको लिखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, वो 5 नंबर का होता है। टीचर उनके साथ गाइडेड होता है कि कोई कमी अगर होती है तो उनको इंडिकेट करता है, बताता है। फिर वो विलेज कैंपसेस में जाते हैं, कम्युनिटी में मिलते हैं, वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मीटिंग करते हैं, इनके लिए नंबरिंग है। माइक्रो टीचिंग ऑब्जर्वेशन होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के टाइप से वो कल्चरल प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं, स्कूल के अंदर कुछ प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें बच्चों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा पैदा करनी होती है, बच्चों के अंदर एक फीलिंग्स होती है कि हमको आगे बढ़ना है, आई जस्ट हैव टू डेवलप, है ना। कुछ चीज़ों में जिसमें वो कमी है उसको आगे कैसे बढ़ाए। एक्शन रिसर्च वर्क होता है, वो कि कुछ ऐसा रिसर्च वर्क करें जिसको वो एक एक्टिविटी के बेस्ड पे वो करके देख सके, है ना। उसके बाद वो TLM बनाते हैं। TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब TLM बना करके बच्चों को पढ़ाने का एक सिस्टम होता है, वो सेकंड ईयर में ये सब चीज़ें आती हैं। और फाइनली इस तरीके से टोटल 250 नंबर का उनका स्कूल इंटर्नशिप का जो इंटरनल एसेट है, इंटरनल प्रोग्राम है, वो डेवलप होता है, वो उसको करना होता है।
तो अब तक जो हमने चीज़ें जानी हैं कि 2 वर्ष वाले बीएड कोर्स में पहले साल में 1 महीना यानी कि 28 दिन यानी कि 4 हफ्ते के लिए बच्चों को भेजा जाता है, जहां वो टीचर्स की एक्टिविटी, उनकी क्रियाकलाप, उनके पढ़ाने का तरीका, उनको वॉच करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर उनको नहीं भी पता हो, उसके पहले हम उन्हें कॉलेज में तैयार करते हैं उस तरीके से कि वो जान सके कि माइक्रो टीचिंग क्या है। चीज़ों को बताते हैं, 5 मिनट का क्लास लेकर के उनको दिखाते हैं, उनको लेना होता है वो एक चीज़ों को, अलग अलग स्किल को जा करके वो देखते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल में जाते हैं, टीचर को पढ़ाते हुए देखते हैं, उनके पैटर्न को देखते हैं, तो उनमें जो कमी उनको लगती है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, लिखते हैं। 4 टीचर अगर बोर्ड स्किल यूज़ कर रहा है, 4 टीचर अगर एक्सप्लेनेशन कर रहा है, 4 टीचर किसी एक चीज़ को बता रहा है, तो चारों के बीच का जो विभेदीकरण है, एक फ़र्क है, एक अंतर है, वो स्पष्ट होता है। उसमें एक किसी को ज़्यादा, एक किसी को उससे भी ज़्यादा, एक किसी को उससे भी कम, एक तरह से मार्किंग सिस्टम उनके माइंड में एक एनालिसिस होता है, ऑटोमेटिकली होता है। भले वो उसको जनरेट कर पाने लायक फर्स्ट ईयर में भले ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ज्ञान उनको यथासंभव हो जाता है। ये पहले साल में वो करते हैं। जब दूसरे साल में उनको हम भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, तो दूसरे साल में क्या होता है कि उनको 4 महीने के अंदर, यानी कि पूरे 16 वीक का प्रोग्राम होता है, और उसके अंदर उनको 30 और 30 60 लेसन प्लान बनाना पड़ता है, अलग अलग दोनों विषय के ऊपर, दोनों पेडागोजी पेपर के ऊपर। तो वो जो कंक्रीट सॉल्यूशन होता है वो उनका पिछले साल का प्रैक्टिकल जो उनको ऑब्जर्वेशन हुआ था, उसके बाद जब वो कॉलेज को लौटते हैं और उसके बाद जब उनके बारे में उससे एक जानकारी उनको हो जाती है, पहले ऑलरेडी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके बाद भेजा जाता है, वहाँ देखते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, उसके बाद जो कमी रहती है तो वो टीचर से डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद हम उनसे लेसन प्लान बनवाते हैं कुछ, है ना। और उसके बाद तब जाकर के वो परफेक्ट होकर के वो जब 60 लेसन प्लान तैयार करते हैं, डे 1 जैसे आज पढ़ाया तो उन्होंने तैयार किया, चेकआउट होता है, कमी होती है, उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, टीचर उसके अंदर कमेंट लिखते हैं, उनका फीडबैक लिखते हैं, तो उससे उनको लगता है अच्छा ये आज गलती रही, फिर आप इसको दूर करो, फिर उसको दूर करो, धीरे धीरे मान के चले। अगर हम, मेरा अपना एक समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 30 लेसन प्लान में से 10 लेसन प्लान अगर एक एक स्किल को जानने में बर्बाद भी हो गया, तो बाकी के 20 लेसन प्लान सक्सेसफुल होंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तो फाइनली बच्चा इस लायक हो जाता है कि लेसन प्लान का कंसेप्ट उसके माइंड में एकदम उतर जाता है, चीज़ों को वो समझ जाते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट वो जान जाते हैं, स्कूल कैसे मैनेज करना है, कैसे स्कूल का संचालन करना है, एक सफल स्कूल संचालन। अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी हो तो कल के डेट में वो अपना स्कूल, अपना विद्यालय खोल करके अपने आप को सफल शिक्षक, एक सफल भूमिका में अपने आप को देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हमको वहाँ से उन बच्चों को प्रोवाइड करने का रास्ता मिलता है, बच्चों को सीखने का भी रास्ता मिलता है। हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। अभी जो हमारा सिस्टम है ऑफ एजुकेशन है, वो बीएड के अंदर, वो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 वर्ष क्या हो गया तो चीज़ें बदली हैं, तो 2 वर्ष का जो हो गया तो चीज़ें कैसे बदली, दैट शुड बी द क्वेश्चन। तो इसका मैं आंसर आपको दूं कि अभी हमारे यहाँ का जो कोर्स है बीएड का, उसको हमने 2 कैटेगरी में किया है। पहला तो कैटेगरी ये किया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बांट दिया, सिंपल है, ये तो कोई सभी में होता है। बीए भी करते हैं तो 3 साल में बटा होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आप इंटरमीडिएट करते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं, वो आप जान रहे हैं, सबके लिए ये चीज़ें जानी हुई हैं। बात हम करते हैं इससे हट करके, जो पहले साल में हम बात करें तो उनका पहले साल में जो टोटल कोर्स है, वो कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6 और कोर्स 7A। जी हाँ, 7 और A मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्यों। और उसके बाद EPC 1 है, EPC 2 है और EPC 3 है। कोर्स 1 क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बच्चों का विकास, बच्चे कैसे डेवलप करते हैं, ये 4 क्रेडिट पर बेस है। क्रेडिट क्या है मैं बात करूंगा, 4 क्रेडिट पर आधारित है, जो कि 100 नंबर का होता है, 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम। दूसरा जो पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इंडिया के संदर्भ में, पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में जो एजुकेशन है उसका स्तर क्या है, कैसे है, वो भी 100 नंबर का है और सेम 4 क्रेडिट का है, 80 नंबर का है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। कोर्स 3 है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, लर्निंग एंड टीचिंग, है ना, यानी बच्चा क्या सीख रहा है और क्या पढ़ रहा है, इसके बीच का एक समावेशीकरण करना, है ना। इसको बच्चा पढ़ करके भी सीखता है, सीख करके भी पढ़ता है, दोनों तरह से होता है। तो इसके बारे में हम एक ये भी 4 क्रेडिट का है, लर्निंग एंड टीचिंग। कोर्स 4 50 मार्क्स का है और 2 क्रेडिट पर आधारित है। कोर्स 5 भी, कोर्स 6 भी, कोर्स 7A भी। तो कोर्स 4 जो है मेरा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, है ना, भाषा का करिकुलम में क्या योगदान है इसके बारे में बात है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये कोर्स 5 है। डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार
उसका डिसिप्लिन क्या है, उसका मेंटेनेंस क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, हाउ टू मेक अ डिसिप्लिन ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट, इसके बारे में हम जानते हैं, संदर्भ सहित समझते हैं उसको। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, आमतौर पे जो साधारणतः एक समाज के अंदर विभेदीकरण की नीति है, लिंग के आधार पर, सोसाइटी के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, ठीक है, हर एक तरह से जो जेंडर में फ़र्क है, स्कूल और सोसाइटी में जो फ़र्क है, इस चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। और वो भी 2 क्रेडिट का है, ठीक है, जिसमें 40 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। कोर्स 7A की बात करिए, पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। यहाँ ध्यान देने की बात है, ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। इसके अंदर बहुत सारे विषय हैं। मैं 7A और 7B के बारे में अलग से फिर बात करूँगा, लेकिन बात यह है कि ये स्कूल का ही सब्जेक्ट होना चाहिए, उससे हट के सब्जेक्ट नहीं होगा। यानी वो सारा सब्जेक्ट जिसको बच्चों को पढ़ना है, वो बच्चों की जो किताबें हैं जो स्कूल के अंदर चलती हैं, उन्हीं में से कोई विषय चुनेगा। आपके पास ऑप्शन अगर उससे हट करके है तो वो नहीं। स्कूल के रिगार्डिंग जो आपके बिहार के स्कूल के अंदर है, उसके अंतर्गत उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें से चूज़ करेंगे बच्चे, और वो उनका पेडागोजी सब्जेक्ट बनेगा। प्लस वो बच्चों का अपना सब्जेक्ट भी हो, अगर कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो ऑप्शनल उसमें से लेने का तरीका है, वो ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, EPC 1 है, EPC 2 है और EPC 3। अगर हम बात करें तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, ये EPC 1 है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, यानी रीडिंग पढ़ना, रिफ्लेक्शन और उसका इम्पैक्ट पढ़ना, है ना, ऑन टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, आउटपुट है। जैसे कि बोर्ड पे कुछ हम लिखेंगे तो दिखेगा आपको, मेरे मन में क्या है, अगर हम 2 मिनट के लिए अगर हम समझ रहे हैं कराई, कराई माने चिल्लाना रोना, तो CRY कराई हम जान रहे हैं। अगर कोई मन में ये समझ रहा है KRY कराई है, अब कड़ाई कड़ाई बोल रहा है, तो आप तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो लिखेगा KRY कराई तो आपको उसके अंदर की कमी दिखेगी। तो सब्जेक्ट टीचर कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो उसका हो, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप हो या कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन हो, लर्निंग एंड टीचिंग हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट हो, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी हो, या फिर पेडागोजी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसमें जो कुछ पढ़ा है उसके अंदर की चीज़ों का जो वो एक निचोड़ समझ रहा है, उसको जब आउटपुट करेगा, प्रेजेंट करेगा, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, कैसे अप्लाई करना है इन लाइफ स्टाइल, तो ये सब इम्पैक्ट है, वो दिखेगा। इसके लिए कई तरह के स्किल्स हैं, मैं उसकी बात भी करूँगा। EPC 1 के अंतर्गत वो आते हैं। EPC 2 के अंतर्गत आता है ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। आर्ट्स और ड्रामा जो है ये एजुकेशन का बहुत अहम हिस्सा है। जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मैच्योर लोग नहीं हैं, जो कम है या लेमैन है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को सोसाइटी के अंदर फिल्मों से सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, सोशल मीडिया से सीखते हैं। तो उनके लिए ड्रामा एंड आर्ट्स का शामिल करना एजुकेशन में बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि उससे उनको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। ड्रामा और डांस, ड्रामा एंड आर्ट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्प्ले पे लाते हैं, स्टेज के ज़रिए भी लाते हैं, फिल्मों के ज़रिए भी लाते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते होंगे कि जितनी भी मूवी होती है उसको 2 कैटेगरी में रखा जाता है। एक तो आपका सिंपल सी बात है, जो हैप्पी एंडिंग होता है, उसके आधार पर उसको हम इंडिकेट करते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है, जिसका हैप्पी एंडिंग नहीं है, सैड विथ एंडिंग है, एंडिंग उसका सैडनेस पे होता है। तो इस तरीके से हम उन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, जो एक नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेज के ज़रिए से एक फील्ड वर्क में लाता है, आम लोगों की ज़िंदगी में लाता है, कॉमन लोगों के पास लाता है ना। तो ये बहुत अहम चीज़ है। इसलिए ड्रामा और आर्ट का एजुकेशन में बहुत गहरा संबंध है। इसको हम 2 तरह से स्टडी करते हैं। जब सिलेबस के अंदर जाते हैं तो एजुकेशन इन आर्ट, एजुकेशन इन ड्रामा, ये भी पढ़ना होता है। आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, दोनों तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, यानी कि ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है आज, ICT का दौर है आज दुनिया का कोई भी एक विषय, कोई भी एक सब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से परे है। एक दुकानदार बिजनेस करे तो भी, एक खेल हो, एक प्लेयर हो तो भी, एक टीचर हो, एक स्टूडेंट हो तो भी, और एक रिसर्चर हो तो भी, एक साइंटिस्ट हो तो भी, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसके डिफरेंट स्तर है, उसके बारे में एक बातचीत करना ज़रूरी है। और उसको समझने के लिए ये ICT बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कम से कम हम इसको विशिष्ट रूप पे यहाँ पर BEd पर फोकस करके बात करेंगे कि BEd के लिए क्या अनिवार्य है ICT को लेकर के, वो जानेंगे। और सबसे पहली बात ये समझ लें कि EPC 1 और 2 और 3 जो कोड किया गया, ये EPC क्या है, इन्हांस करना, टू इम्प्रूव, बढ़ा देना,
प्रोफेशनल यानी वैसी योग्यता जो आपको एक भीड़ से अलग करती हो, एक भीड़ के अंदर जो सारे लोग जान रहे हैं आप उनसे हट के जान रहे हैं, उनसे ज़्यादा जान रहे हैं, एक ऐसा फीलिंग हो जाए आपको भी और सामने वाले के अंदर भी। तो इन्हांस करती है प्रोफेशनल कैपेसिटी को, स्किल को। कैपेबिलिटीज जोड़ा गया, कैपेसिटी नहीं बोला गया। कैपेसिटी होता तो क्षमता होता, कैपेबिलिटीज क्या होता है? कैपेसिटी प्लस एबिलिटी, मतलब टू डेवलप द कैपेसिटी इन योर सेल्फ, उस कैपेसिटी को, क्षमता को अपने अंदर लाना, यानी जो प्रोफेशनल योग्यता है उस योग्यता को इन्हांस करना, डेवलप करना और अपने अंदर ले आना, ये चीज़ दिखनी चाहिए। तो ये APC 1, 2 और 3 के अंतर्गत आती है। यहाँ कुल मिलाकर के हम बात करें तो जैसे कि एक का कोर्स 1 100 नंबर का, कोर्स 2 100 नंबर का, कोर्स 3 100 नंबर का, कोर्स 4 5 6 7 A और EPC 1 EPC 2 EPC 3 ये तीनों ही और बाकी सब भी 50-50 नंबर के, कुल मिलाकर के 650 नंबर का टोटल मार्क्स है। जिसमें अगर हम थ्योरी की बात कर ले तो 520 है, 520 नंबर का थ्योरी है और प्रैक्टिकल मार्क्स 130 नंबर का है। अगर इसको और भी डिस्ट्रीब्यूट करके देखें हम तो थ्योरी के अंदर जो आपका EPC 1 है ये पूरी तरह से इंटरनल मार्क्स का हिस्सा है। मतलब यहाँ पर 40-40-40 नंबर का जो EPC 1, 2 और 3 है जो थ्योरी एग्जाम लेगा वो भी कॉलेज ही लेगा, हालांकि थ्योरी मुझे लेगा, लेकिन ये भी 120 नंबर का इधर हम छाट देते हैं और प्लस 130 जो प्रैक्टिकम का है वो छाट दें तो 130 और प्लस ये 40 दिया के 120 और 130 मिलाकर के 250 नंबर का जो टोटल प्रैक्टिकल है वो आपको हो जाता है। और अगर इसी तरह से 120 520 में थ्योरी मार्क्स जो उसमें से घटा दें तो ये हो जाता है 400 का। मतलब ये कि 400 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होगा जो आप किसी सेंटर पर जाकर के देंगे, जो आपके अपने कॉलेज के सेंटर पर एग्ज़ाम होना है वो भी थ्योरी एग्जाम है, वो 120 नंबर का, दोनों जोड़ दें तो 400 प्लस 120 यानी 520। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये मान के चलें आप प्लस 250 130 का प्रैक्टिकल है तो 130 आप प्लस 120 का प्रैक्टिकल मान लीजिए, 250 का प्रैक्टिकल मान लीजिए, 400 का, ये मिला करके 650 नंबर का कुल फर्स्ट ईयर में टोटल B.Ed का कोर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा सेकेंड ईयर की। यहाँ पर क्या है, कोर्स 7B है। जैसा हमने कहा कोर्स 7A यानी कि पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 ये पहले साल में हो गया। अब यही पेपर पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 यानी जो एक पेडागोजी पेपर है दूसरा पेडागोजी पेपर है, दोनों मिला करके 100 नंबर का है ना, तो वो आपके पेपर से है। तो वो जो आप ले रहे हैं वो सेकेंड ईयर में भी वो पेडागोजी पेपर है, तो वो भी आपको फिर इसी तरह 40 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, कुल मिला करके 50 मार्क्स का है। उसके बाद कोर्स 8 है वो फिर आपको पहले की तरह 100 नंबर का हो जा रहा है। और ये पेपर कौन सा है, नॉलेज एंड करिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ठीक से पढ़ना होगा। कोर्स 9 नो डाउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल लर्नर्स, टू ऑल स्टूडेंट्स, टू ऑल टीचर्स, टू ऑल, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आप जितना कुछ पढ़े हैं पूरा उनका असेसमेंट कैसे होगा, कैसे ज्ञात करेंगे क्या पढ़ा, कितना सही कितना गलत, इस चीज़ को जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसको जानने के लिए जो हम काम करेंगे वो असेसमेंट होगा। टोटल लर्निंग, टोटल सीखा, टोटल आउटपुट उसका निकालेंगे। वो आउटपुट निकालने के लिए कई क्राइटेरिया हो सकता है, मैं वो भी बात करूँगा, अभी ही बात करूँगा, अभी इसके बाद मैं उस पर बात करूँगा, उस पर आऊँगा, लेकिन मैं बात कर लूँ। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना। तो ये भी आपको 100 नंबर का यानी कि 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल इसके अंदर। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ है। तो ये सवाल आपके मन में नहीं उठना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इंपॉर्टेंट, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। एवरी सब्जेक्ट इज टू मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल नाउ। सो यू जस्ट हैव टू पास आउट योर कोर्स and after passing your course you must have to gain any job, and how you have to gain the job, you must have attain the skills in yourself. उसके बिना पर EPC 1 है, 2 और 3, and you must have to have a great knowledge of your subject. उसके लिए आपके बाकी जनरल पेपर्स हैं जिसको हम कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 11 तक के पढ़, सारी चीज़ें। तो मैं और भी कोर्सेज की बात करूँ तो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की बात करूँ तो उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, खास तौर पर विशिष्ट बच्चे हैं, या तो जो बिल्कुल ही समाज से, सोसाइटी से कटे हुए लोग हैं मेंटल एबिलिटी के आधार पर, कई एक बार फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर, कई बार किसी को एक पाँव है लेकिन उसका एक पाँव है, वो चल सकता है बैसाखी के सहारे, कुर्सी के सहारे,
तो हम उसको अलग नहीं कर देंगे, उसमें विभेद नहीं करेंगे। उसको आने की दिक्कत है, उसका रास्ता निकालेंगे। आपके कॉलेज के अंदर लिफ्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की बात करूँ, दरभंगा में एकमात्र कॉलेज है, वहाँ पर लिफ्ट की सिस्टम उन्होंने बनाया है और डॉक्टर नजीब अख्तर साहब ने सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को देने की पूरी वहाँ कोशिश करी है। तो उनकी ये बहुत अच्छी कोशिश है, मैं इसको सराहता हूँ। और बाकी जो कॉलेजेस हैं वहाँ भी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। वहाँ भी उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत सारे रास्ते निकाले हैं, जैसे कि या तो लोअर फ्लोर पे उसका क्लास करा दिया जा रहा है जहाँ लिफ्ट सिस्टम नहीं है ना। तो इस तरीके से मैंने देखा है कॉलेजेस ने सिस्टम डेवलप किया है कि उन बच्चों को जो कम से कम आ सकते हैं, अगर फिजिकल डिसेबल है, हाथ के बिना पर, एक हाथ के बिना पे, दो हाथ के बिना पे, पाँव के बिना पर, कुछ हल्का फुल्का डिफेक्ट है जिसकी वजह से चलने में या बोलने में हल्की कमी है, तो वो चलेगा, लेकिन उनको हम अलग बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर देंगे। एक जनरल बच्चों के साथ बैठा करके उनकी क्लासेस होती है, ये भी उनको हम विशिष्ट मान रहे हैं, लेकिन इतना भी विशिष्ट नहीं कि साधारण बच्चों से उनको अलग कर दो। आम बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, घर जाके याद कर सकते हैं, थोड़ा दिक्कत के साथ। तो उस दिक्कत के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आसानी भी कर दी है कि जब आगे जॉब प्रोवाइड करना होता है तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, उनको एज में लिमिटेशन के आधार पर कुछ ज़्यादा एज तक वो उस चीज़ के लिए कंपटीशन फेस कर सकते हैं। कई एक बार उनका जो सिलेक्शन है वो कम नंबर पे हो जाता है। ये सारी चीज़ें उनको दी गई है चूँकि उनके साथ डिसेबिलिटी है, इसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं दोनों बाइस्ड हो जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें ऐसे बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ नहीं है, उनका मेंटली डेवलप नहीं है वो, तो उनको विशिष्ट बच्चे के श्रेणी में रखा गया है। तो उसके लिए ये 18th सेंचुरी से ये लगातार प्रयास चल रहा है। काफ़ी बुरी हालत थी। अगर हम सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो जानेंगे कि पुराने टाइम में 18th सेंचुरी के अंदर उन बच्चों को कई बार तो मार दिया जाता था, उनको जान से मार दिया जाता था, उनको पढ़ने का राइट्स नहीं था, उनको काम करने का राइट्स नहीं था, वो सोसाइटी के लिए एक धब्बा थे, इस तरह का सीन था। तो उनको कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में मिला करके पढ़ने का रास्ता दिया गया है, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली दी गई है, ठीक है। तो इसके बारे में जो टोटल स्टडी करते हैं वो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल में के अंदर हम स्टडी करते हैं, समावेशी शिक्षा कहलाता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं जो एक आम साधारण से बच्चों में देखने को कई बार मिल जाती है, जो मेंटल होने की वजह से हो जाता है, कई बार उनके बैकग्राउंड अच्छे नहीं होने की वजह से गार्जियन का इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से कई बार सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से कई बार गरीबी की वजह से होता है, बहुत तरह के उसके साथ इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। उन सब के बारे में इसमें डिटेल्स में स्टडी की जाती है। उसके बाद जो कोर्स 11 वो ऑप्शनल कोर्स है जी। ऑप्शनल कोर्स में मैं बात करूँगा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज दिए गए कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसको आपका जो एक इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है उस एक कोर्स को वहाँ लेकर के चलते हैं ताकि उसमें आप अच्छा नंबर गेन कर सकें, है ना। तो ये ऑप्शनल कोर्स होता है, ये भी 2 क्रेडिट का है, यानी कि 50 मार्क्स का है। और EPC4 है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़, आपको अपने बारे में सोचना है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझना है। पहले तो हमने दूसरी चीज़ों को समझा, स्किल को समझा, मतलब जो हमारे अंदर की चीज़ उसको बाहर कैसे आउटपुट करें, EPC1 बताता है, रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट बताता है। ड्रामा के माध्यम से या आर्ट्स के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से ड्रामा और आर्ट्स को, यानी कई सारी, जैसे कि अभी आप देखें आमिर खान ने मूवी बनाई, तो क्या है वो, आमिर खान ने तारे ज़मीन पे बनाई, उसके अंदर एक प्रॉब्लम को फोकस किया गया, जो जाहिर सी बात है एजुकेटिव सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, उसको उन्होंने फिल्म में उतार दिया। क्वेश्चन भी आता है, सीटेट के अंदर भी आता है और नेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं उसमें मूवी बनती है ना, या मूवी के अंदर इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है, या फिर दोनों का एक दूसरे से साथ है, तो वो वहाँ भी हम EPC2 को देख रहे हैं। या फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की बात करें तो ICT का हर सब्जेक्ट में क्या समावेश है ना, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अब हम खुद को समझते हैं। यहाँ पर आत्म विश्वास से जुड़ा हुआ है, आत्म के साथ जिन चीज़ों को जोड़िए, सारी चीज़ों से, आत्मसमर्पण, आत्म ज्ञान, आत्म संतुष्टि, हर चीज़ है उसके अंदर। हम सिलेबस के अंदर जाएंगे तो हमको मालूम होगा। जब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ टोटल 320 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, और अगर बात करें तो प्रैक्टिकल जो है 80 मार्क्स का है, और टोटल मिला करके 650 का है। लेकिन इसको अगर और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो EPC4 है वो तो पूरी तरह से क्या है, 40 नंबर का वो भी चला जाएगा उधर, प्रैक्टिकल में जाएगा तो 120 नंबर का ये होगा। तो अगर वो 40 वहाँ से हटा दे तो 280 का ये हो जाएगा, तो 280 नंबर का थ्योरी है
और 80 मतलब 80 नहीं बोलिए, आप ये कह सकते हैं कि 80 और 40 120 नंबर का भी प्रैक्टिकल है। तो अगर ये हम दोनों को जोड़ दें तो ये 400 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हो जाता है। और 250 नंबर की बात करें तो 250 नंबर का क्या है, सिर्फ स्कूल इंटर्नशिप है जो 4 महीने का है, और है ना, तो वो मिला करके पहले 1 महीने का और अभी के 4 महीने का पूरा मिला करके 250 नंबर का है। कुल मिला करके हम बात करें तो 650 का ये भी हो जाता है। तो 650 1300 नंबर पर आधारित आपका ये पूरा 2 वर्ष का बीएड कोर्स है। हम इसके बारे में भी और भी बात करेंगे। आपके मन में एक और सवाल उठना चाहिए था जो कि शायद किसी ने मुझसे पूछा नहीं, तो मुझे हैरत भी हो रही है आपने क्यों नहीं पूछा। आपको पूछना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था कि ये क्या है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम हम बार बार कहें, एक जनरल सा वर्ड है क्रेडिट। आप अगर बैंक कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा डेबिट और क्रेडिट वर्ड आता है। अगर आप नहीं भी चाहें तो आपके बैंक में जो पैसा कटता है या पैसा आपके अकाउंट में जुड़ता है, तो उस दोनों हालत में आपके पास एक मैसेज आता है, वो क्रेडिट के तौर पे आता है या फिर डेबिट के तौर पे आता है। अगर आपने कुछ खर्च किया है, आपका पैसा कट रहा है, किसी चार्ज के लिए कट रहा है, एसएमएस के लिए कट रहा है, या किसी फैसिलिटी के अवेल करने पर कट रहा है, तो एटीएम कार्ड के लिए कट रहा है, तो वो डेबिटेड हो जाता है। अगर आपको पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपको क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्रेडिट का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए प्लस हो जाना, जुड़ जाना, एक से एक प्लस होकर के 2 हो जाना, ये क्या क्रेडिट हो गया, कुछ भी कुछ जुड़ जाना आपने। तो क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है और क्रेडिट सिस्टम को यहाँ क्यों लॉन्च किया गया, क्रेडिट एक्चुअल में है क्या। तो क्रेडिट के पीछे अगर हम जाते हैं तो क्रेडिट कोर्स को एक्चुअल जो वर्ड से डिनोट करते हैं, जो उसका बेसिसिटी है, जो उसका आधार है, जो उसका फंडामेंटलिज्म है, वो CBCS है। व्हाट स्टैंड द CBCS? C फॉर चॉइस, B फॉर बेस्ड, C फॉर क्रेडिट, S फॉर सिस्टम। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट। तो हम फिर भी बोल रहे हैं इसमें, तो क्रेडिट तो हमने पहले ही आपको समझा दिया। क्रेडिट का मतलब आप में जुड़ जाना। कैसे जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, कहाँ से जुड़ेगा, हाउ, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, इसका जवाब मिलेगा। सिस्टम तो मालूम है, किसी भी एक काम को करने की जो प्रणाली है। तो यानी क्रेडिट सिस्टम यानी CS जो बात का 2 लेटर है, CBCS में है ना, मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो हम क्रेडिट सिस्टम को भी हटा दें, आप में जुड़ गया, बस समझ लीजिए आप इतना ही समझिए कि आप में जुड़ गया, तो ये CS है, क्रेडिट सिस्टम। अब ये जुड़ कैसे गया, वो सिस्टम है। उस सिस्टम को समझने के लिए क्या है, उस सिस्टम को समझने के लिए इसी के अंदर जो 2 लेटर हमने छोड़ा अभी, CB चॉइस बेस्ड, ये व्हाट इज चॉइस बेस्ड। चॉइस आपकी चॉइस, मेरी चॉइस, हर इंसान की चॉइस, और बेस्ड मेरे चॉइस पे आधारित है, मेरी मर्जी पर आधारित है, वो कोर्स हम करें। तो ये अभी हमारे यहाँ पूरी तरह सफल नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि CBCS सिस्टम को समझने के लिए जितने भी कोर्सेज उनको 3 डिफरेंट सेक्टर में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा है कोर कोर्स, कोर, CORE, कोर। आपने एक वर्ड और सुना होगा, बैंकिंग से मैं जोड़ दूं, कोर बैंकिंग। जितने बैंक हैं कोर बैंकिंग। आपके पास ATM भले स्टेट बैंक का हो, आप पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकाल लो। आपके पास इलाहाबाद बैंक का ATM, आप SBI से पैसा निकाल लेते। क्या मतलब, अकाउंट आपने खोला हुआ, पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है हर बैंक का एक दूसरे से, चूँकि नेशनलाइज बैंक है। तो कोर बैंकिंग है, एडअप है। प्राइवेट भी जो बैंक हैं उनसे भी, जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उनसे भी, एक्सिस में भी वो चीज़ है ना, और HDFC में भी वो चीज़ है, SBI भी वो चीज़ प्रोवाइड करे। सारे लोग वो एक सिस्टम को डेवलप करते हैं कि आप यहाँ का एक ATM है तो किसी से पैसा निकाल लें, है ना, चॉइस बेस्ड, आप जहाँ से चाहे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सिस्टम बदला जा सकता है, वो बदल सकता है अपने हिसाब से, उनकी परमिशन है, उनका ये। जैसे कि अगर कोई बैंक है वो DD बनाने का ज़्यादा चार्ज आपसे करता है, तो जब ज़्यादा चार्ज करता है तो फैसिलिटी ज़्यादा दे देता है आपको। जैसे आप बहुत सारे बैंक में जाएंगे, मैं हर जगह ऐसा नहीं हो भले, लेकिन मैं बिहार के बेशतर बैंक की बात कर रहा हूँ। आप दरभंगा वगैरह में जाइए तो आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह, मधुबनी ये वो आसपास। तो अगर आप किसी बैंक में जाते हैं DD बनाने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट, तो वो अभी आप 10 बजे जाइए, शाम में 3 बजे मिलेगा, लेकिन चार्ज कम है, 20 रुपया 22 रुपया लगेगा। अब उसी DD को बनाने जाते हैं, कहाँ से, एक्सिस बैंक से या HDFC से। कंडीशन होगी, जब आप जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कंडीशन ज़्यादा, वो 51 रुपीज़ चार्ज कर देंगे उसी का, जिसका 20 रुपीज़ आपसे लिया गया। लेकिन हाँ,
आपने अभी बनाया, अभी आपको हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा डीडी। तो एक फैसिलिटी के बदले एक ज़्यादा चार्ज ले लिया, एक फैसिलिटी धीरे देने की वजह से आपको कम चार्ज लिया, यहाँ तक उनकी अपनी मर्जी। लेकिन डीडी जब बना देंगे तो दोनों के डीडी का वैल्यू सेम। तो इसी तरीके से कोड जो कोर्सेज हैं, कोड का मतलब सारे कोर्स को एक दूसरे से जोड़ दो। अब सारे कोर्स को जोड़ देने का मतलब क्या हो सकता है कि सारे को जोड़ने का मतलब एक दूसरे से एडअप कर देना। कैसे कर देना है ना? तो कैसे कर देने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी बीटेक कर रहा है और बीटेक के कुछ कोर्स करने का तो बीए करने चला जाएगा, बीए का सब्जेक्ट उसमें जोड़ देंगे, फिर वो वहाँ से बीकॉम करने लगेगा, बीकॉम जोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, फिर तो स्ट्रीम ही बदल जाएगा ना। स्ट्रीम नहीं बदलेगा। जैसे कि मान के चले आप बाई रोड जा रहे हैं, बाई रोड कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो आप तो बाई रोड ही जाएंगे ना, चूँकि रोड पर हैं, नाव से तो जा नहीं सकते हैं। पंचर आपकी गाड़ी हो गई, आप ऑटो से जा रहे थे पंचर हो गए, आप कार से चले जाए, कार से जा रहे थे पंचर हो गए, बस से चले जाए, बस से जा रहे पंचर हो गए, बाइक से चले जाए। बट यू मस्ट हैव टू गो ऑन दी रोडवेज, यू मस्ट हैव टू चूज एनी चॉइस, यू जस्ट हैव टू थिंक, जो भी चॉइस आपकी बनेगी वो बाई रोड होगी, है ना। अब बाई प्लेन नहीं कर लेंगे वहाँ से, या फिर आप बाई वाटर नहीं कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप वाटर में जा रहे हैं, समुंदर में जा रहे हैं, वहाँ एक चीज़ गड़बड़ाती है तो आप उसका अल्टरनेट वहाँ खोजेंगे। तो हर जगह ऑप्शन है। तो अगर बीएड में है तो बीएड में ही जाना होगा, डीएड में है तो डीएलएड में ही जाना होगा, बीटेक में है तो बीटेक में ही जाना होगा, एमबीए में है तो एमबीए में ही जाना होगा। मतलब कोर्स से बाहर नहीं चले जाएंगे, लेकिन उसके अंदर आपको पूरी आज़ादी मिलेगी। चॉइस बेस्ड का मतलब उसके अंदर आपको आज़ादी मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर एक बच्चा यहाँ एलएनएमयू के अंतर्गत 2 वर्षीय बीएड कोर्स में बीएड कर रहा है, अचानक कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट उसके साथ होता है, किसी वजह से दरभंगा उसको छोड़ना पड़ता है, चूँकि ये रेगुलर कोर्स है, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो अब रेगुलर कोर्स कैसे करेगा पूरा? तो वो रेगुलर कोर्स पूरा करेगा। दिस CBCS system have given the choice of that particular student just to have to complete his or her course in during the same period, but not at the same place, in different place also, at different place also. He or she have to go there, have to join the same course and have to up the same marks. They have option. इससे क्या होगा कि अगर मान के चले दरभंगा से आपको जाना पड़ा, तो आप दरभंगा से कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में चले गए तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में चले गए तो वहाँ भी यही यूनिवर्सिटी तो नहीं है। वहाँ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वहाँ DU है, वहाँ आपको DU के अलावा जामिया है, तो वहाँ भी बीएड कोर्स है। तो आप अगर वहाँ से बीएड कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ भी सेम सिलेबस होना चाहिए। यही सारे सिलेबस जो यहाँ के लिए चूज़ किया गया, वही सिलेबस वहाँ के लिए चूज़ होगा। जिस सब्जेक्ट का जितना क्रेडिट यहाँ रखा गया है, उस सब्जेक्ट का उतना ही क्रेडिट वहाँ भी रखा जाएगा। जिसका जितना थ्योरेटिकल मार्क्स यहाँ है, इतना यहाँ रहेगा, जितना क्रेडिट मार्क्स वहाँ है वहाँ रहेगा सेम। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा मान के चलते हैं पहले साल में कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लेकर के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन लेकर के, या कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग लेकर के, लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम लेते हुए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट लेते हुए, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को पढ़ते हुए, ये सारी चीज़ों को पूरा करके पेडागोजी अपना सब्जेक्ट पूरा कर लेता है और EPC 1, 2, 3 भी पूरा कर लेता है। या इनमें से कोई 1-2 कोर्स छोड़ देता है, छूट जाता है, उसका नहीं पूरा हो पाया और उसको जगह छोड़नी पड़ती है, तो नेक्स्ट ईयर जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ सेम कोर्स है, वो अगले साल प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर की तैयारी वो वहाँ करेगा, फर्स्ट ईयर वो यहाँ से पास कर गया, जो सब्जेक्ट उसका रुक गया वो वहाँ भी वो सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम वो वहाँ से दे दे, और उन दोनों सब्जेक्ट जिसको उसने छोड़ दिया, जो 3 सब्जेक्ट उसने छोड़ दिया, उसका एग्ज़ाम वो वहाँ दे, उसका मार्क्स को वहाँ जुड़े, और उस मार्क्स को मिला करके अब बाकी जो पहले का मार्क्स है दोनों को मिला करके वो पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, संभव है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको जो आप जान रहे हैं, वेरी फ्रिक्वेंट एग्जांपल। आपको पता होगा हम जहाँ रहते हैं वो बिहार बोर्ड है और CBSE बोर्ड है ना। तो ज़्यादातर लोग बिहार बोर्ड से ही स्टडी कर रहे हैं, जो कम गरीब फैमिली से आते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ है वो CBSE बोर्ड से ही पढ़ रहे हैं। चलिए, ये 2 मुख्य बोर्ड हमारे हैं। तो आप CBSE से फेल कर जाओ या बिहार बोर्ड से फेल कर जाओ, तो उस हालत में तो अब ये हो गया, तो आपको NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंटायर इंडिया, दरभंगा के अंदर भी हर जगह है, तो दरभंगा में भी है, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप वो फेल रिजल्ट जमा करो, और जिस एक सब्जेक्ट में कम नंबर है या जिसमें फेल नंबर है, आप 3 पेपर का एग्ज़ाम 3 सब्जेक्ट
3 पेपर का एग्ज़ाम लेंगे, जिसमें कम है उसका दे दीजिए, जिसमें फेल है उसका दे दीजिए, या इस तरीके से। उसमें जो मार्क्स आपको ऑब्टेन होता है वो मार्क्स, अब बाकी जो आपका 2 पहले का सब्जेक्ट है वो मार्क्स, अगर मान के चलते मैथ और साइंस और हिंदी के लिए एग्ज़ाम दिया, तो मैथ और साइंस, ठीक है, और हिंदी तीनों एग्ज़ाम दिया, मैथ में आप फेल थे, लेकिन साइंस और हिंदी में नंबर कम है, तो आपने एग्ज़ाम दिया। आपने एग्ज़ाम देने के बाद क्या पाया कि मैथ आप पास करें, साइंस ऑलरेडी पास थे आप, लेकिन एग्ज़ाम दिया नंबर ज़्यादा लाने के लिए, लेकिन नंबर उल्टा कम आ गया पहले से। मैथ तो पास कर गए, लेकिन साइंस में नंबर कम आ गया, और हिंदी में ज़्यादा नंबर आ गया। तो मतलब मैथ में जो फेल थे पहले आप, वो फेल वाला नंबर वहाँ से हट जाएगा, आपको मैथ में जो पास नंबर है वो उसमें जुड़ जाएगा। हिंदी जिसमें ज़्यादा नंबर आया है, कम नंबर हट जाएगा, ज़्यादा नंबर जुड़ जाएगा। और साइंस जिसमें आपको ज़्यादा नहीं बल्कि और कम नंबर आ गया, तो वो नंबर वहाँ से नहीं हटेगा, जो पहले वाला नंबर है वही रह जाएगा, आपका कम वाला नंबर नहीं मिलेगा। हर हालत में आपका बेनिफिट जिधर है वो देखा जाएगा, जहाँ आप पास कर गए ज़्यादा नंबर से वो रह जाएगा, या जिसमें आप पास कर गए वो जुड़ेगा, और उस तरीके से वो फ्रेश रिजल्ट देगा, जिसमें आपका पहले का और अभी का दोनों रिजल्ट जोड़ करके एक फाइनल रिजल्ट दे देगा। वो कहीं मेंशन नहीं करेगा फेल था पास था ये था, वो अपना रिजल्ट देगा। तो ये ना उसका पास रिजल्ट लेकर के आप अपना 10th पास कर लेंगे, 12th पास, इस तरीके से आपका वो साल बच जाएगा। तो यही सिस्टम आपको यहाँ भी करना था, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड कि ऐसा सिस्टम यहाँ डेवलप नहीं हो पाया है, अभी तक कोड कोर्सेज नहीं किया गया है। दूसरा है इलेक्टिव कोर्सेज और तीसरा है फाउंडेशन कोर्सेज। बहुत मार्के बात क्या है कि जैसा मैंने कहा कोड नहीं किया गया है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो यूनाइट होकर के एक नहीं किया गया। बीएड हर जगह है, सारे सब्जेक्ट वहाँ ही पढ़े जा रहे हैं, और मार्किंग सिस्टम भी इसी तरह से है। लेकिन क्या है कि कोई किसी कोर्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा है तो कोई दूसरा उसी को सेकंड ईयर में पढ़ा रहा है, कोई किसी को 2 क्रेडिट का पढ़ा रहा है तो उसी को कोई 4 क्रेडिट का पढ़ा रहा है। तो दिक्कत ये है, उसको एक साथ असेंबल करना है, एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना है, ताकि बच्चों के साथ ये बचाव हो सके, बच्चों का फ़ायदा हो सके। वो कोड नहीं हो पाने की वजह से ये सीबीएस सिस्टम हमारे यहाँ फेल्योर है अभी तक, कम से कम। बीएड में तो फेल्योर ज़रूर है, बाकी सब्जेक्ट में जो हो, बाकी हर जगह ही लगभग फेल्योर है ये फिलहाल हमारे यहाँ। दूसरा जो इलेक्टिव कोर्स है और तीसरा फाउंडेशन कोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन कोर्स बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से देखा तब मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आप जो सवाल करेंगे। लेकिन मैं बोलूँ जितना भी डिस्टेंस कोर्स है वहाँ इलेक्टिव कोर्स, जैसे इग्नो मैंने कहा, इग्नो में दुनिया के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इलेक्टिव कोर्सेज हैं वहाँ, और फाउंडेशन कोर्सेज हैं वहाँ। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ इग्नो का, अगर कोई आदमी बीएससी कर रहा है, कोई आदमी बीकॉम कर रहा है, और कोई आदमी बीए कर रहा है, तीनों 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों बीए, बीएससी और बीकॉम, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, 3 डिफरेंट स्ट्रीम हैं, लेकिन फाउंडेशन तीनों में। फाउंडेशन क्या होता है? आधार, पिलर होता है। उसमें आपके तीनों ही बच्चों को FST पढ़ना है। FST का मतलब फाउंडेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस कोर्स विल बी ऑफ 8 क्रेडिट, 8 क्रेडिट का होगा। वहाँ बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, चूँकि डिस्टेंस एजुकेशन है, समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 1 क्रेडिट का मतलब 1 बुक में बदल दिया उसको। तो जो कोर्स जितने क्रेडिट का है उतने बुक उन्होंने बना दिया उसका, बस आसान कर दिया, अब उसको पढ़ लीजिए आप। तो एक सिस्टम और उन्होंने आसान कर दिया। ये फाउंडेशन कोर्स है, ये आपको पढ़ना है, बीएससी वाले को, बीकॉम वाले को और बीए वाले, तीनों को पढ़ना है। फिर ये तो 8 का हो गया, 8 क्रेडिट है ना, 100 नंबर का है। 4 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट वाला 50 नंबर का है। तो वहाँ जो 50 नंबर का एग्ज़ाम बोलेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 4 का मतलब 4 बुक में बदल दिया। वहाँ पर FEG1, FEG2, FHD1, BHDF1, FHD2, BHDF2 उन्होंने बांटा। अब सोचेंगे ये क्या है, FHD या BHDF एक ही चीज़ है, तो इसके ऊपर डिस्कस नहीं करें, FHD पे आ जाते हैं। FHD है फाउंडेशन कोर्स इन हिंदी 1 है, फाउंडेशन कोर्स इन हिंदी 2 है, इसी तरीके से फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश FEG1, फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश FEG2 दोनों है। आप उसमें 4-4 का सेट है, आपको ये अच्छा लगता है ये ले लो, वो अच्छा लगता है वो ले, सब में चीज़ वही है, कुछ सिलेबस का है, बाकी चीज़ें रखी गई। तो एक ऑप्शन दे दिया कि आप चाहे FEG1 ले लो, FEG2 ले लो, FHD1 ले लो, FHD2 ले लो, FST ले लो, और फिर FHS है,
फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। तो मतलब साइंस भी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, ये फाउंडेशन, ये सबको दिया सभी BCom BA BSc वालों को एक प्लेटफॉर्म दिया सबको, फाउंडेशन सबको होना चाहिए, बेसिक जानकारी सबको होना चाहिए, वो देता है। अब आते हैं इलेक्टिव में, तो इलेक्टिव कोर्स में अगर आप आइए BSc करने के लिए, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने देखा कि आपका 8 और 4 12 और 4 16 क्रेडिट पूरा हो गया। पूरा BSc कंप्लीट करने के लिए 90 96 क्रेडिट पूरा होना चाहिए, जिसमें 16 पूरा हो गया तो कितना बच गया, 80 क्रेडिट बच गया आपको। अब इस 80 क्रेडिट को आपको 3 साल में पूरा करना है, तीनों को, BA वाले को, BSc वाले को, BCom वाले को। ये कॉमन पेपर था ये सबके लिए, बाकी सबके लिए अलग अलग। उसमें क्या होगा कि उसमें फिर तीसरे ईयर में, तीसरे साल में, 5th सेमेस्टर के अंदर 8 पेपर आपको मिलेगा, 8 क्रेडिट का मिलेगा, जिसमें आप अपने मन से कोई पेपर रख लो, बिल्कुल, तो वो भी आप हटा दीजिए, तो बाकी 72 बच गए। अब इस 72 को 180 96 में से हमने 16 घटाया, अब उसमें से हमने 8 घटा दिए, तो आगे 72 को 3 ईयर से बांट दीजिए आप, तो 24 एंड 24 72, ये 24 क्रेडिट आपको हर एक साल पूरा करना है। ये आपका अपना सब्जेक्ट होगा, इसको पूरा करना है। इसमें भी आपका जैसे हमारे यहाँ होता है ना ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी पेपर, ऐसे होता है। तो जो ऑनर्स पेपर है हमारे यहाँ के हिसाब से है ना, नॉर्थ के हिसाब से, साउथ वगैरह में ये वही चलता है, इलेक्टिव चलता है, तो वहाँ इलेक्टिव पेपर वो कहलाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो आपको, उसमें कंडीशन है, अगर कोई BSc मैथ से कर रहा है देन यू मस्ट हैव टू 48 क्रेडिट मस्ट हैव टू बी फुलफिल, यानी कि टोटल जो आपका BSc कितने का, 96 का, उसका आधा निकालिए, कितना होता है, 96 का आधा 48 होता है, 48 होता है, तो 48 यानी 50% आपको मेन पेपर पढ़ना है टोटल का। फाउंडेशन अलग है, ठीक है, हमने मतलब टोटल पहले जोड़ा 96, फाउंडेशन सबको पढ़ना है वो हटा दिया, और अपने मन से ऑप्शनल वो 8 के वो भी हटा दिया, तो जाके 72 हो गया, उसको बांट दिया 3 साल में, तो 24 ये पूरा करना है। इसको पूरा करने में जो आपको करना है वो कैसे पूरा करना है, इसको पूरा करने में आपको ये करना होगा कि 24 को जो पूरा करेंगे तो 3 साल में 24 एक साल में 24, और बाकी जो उधर आपने छाटा था 16 और 8 24, उसमें से तीनों में 8 जुड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर के एक साल में 32 क्रेडिट, दूसरे साल में 32 क्रेडिट, और तीसरे साल में भी 32 क्रेडिट, वो BA वाला ही पड़ेगा, BCom वाला पड़ेगा, BSc वाला पड़ेगा, कॉमन। उसमें आपको चुनने की आज़ादी मिलेगी, लेकिन फाउंडेशन सबको मिलेगा, पढ़ना है आगे पीछे जब पढ़ना तो उसके बाद वह आपका ऑप्शन। तो ये मतलब कि आपको 24 सबके लिए कॉमन है ना, 24 सबके लिए कॉमन हो गया, ये कहिए कि 24 नहीं 16 सबके लिए कॉमन हो गया, और वो 8 आपके लिए ऑप्शनल हो गया, वो आपने चुन लिया, तो 24 को हटा दिया, आपको मर्जी से चुना है, सबको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो टोटल था 96, उसका 50% निकाला, मतलब 48, तो उतना आपका मेजर होने के लिए ज़रूरी था इलेक्टिव कोर्स के लिए। तो आप जैसे मैथ से ऑनर्स कर रहे थे या मैथ से, तो आपको मैथ में वो उतना चुनना पड़ेगा 48। अगर आप 48 पूरा नहीं करते हैं, मान के चलते 44 पूरा हो गया, 4 क्रेडिट आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपका BSc नहीं होगा, तो आपको वो 4 पूरा करना ही है। अगर पूरा कर भी लिया, 4 घट रहा है, 92 पूरा कर दिया है, 96 पूरा नहीं हुआ है, NC मिला हुआ है कहीं पे एक पेपर में भी नॉट कंप्लीटेड, तो उसको आपको SC में बदलना है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। दिस इज द कोड गिवन बाय द IGNOU जस्ट टू पास आउट और टू नॉट बी पास। तो वहाँ पे आपको जो NC SC का है उसको मिटाना। अब अगर मान के चलिए वो 4 क्रेडिट हमने किसी फिर चेंज करने का ऑप्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, TOC बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। TOC क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। अगर आपको फिर भी लगा कि कोई पेपर हमने चुन लिया था, कर रहे हैं, फिर भी कहीं पर अटक रहा है, तो आप उसको आज भी बदल सकते हैं, और बदल करके अपने मन माफिक जो सब्जेक्ट लेना हो ले लीजिए, चॉइस बेस्ड ले लीजिए, जो लेना है आप पास कर जाएंगे, BSc क्लियर हो जाएगा। बट दैट BSc विल बी प्लेन BSc मेजर नहीं होगा, वो BSc माइनर हो जाएगा। इसी तरह BA अगर हो गया, आपने 4 क्रेडिट भी अगर चेंज कर दिया इलेक्टिव कोर्स से हट करके, तो वो क्या होगा,
कि वो आपका BA माइनर हो जाएगा, BA मेजर नहीं होगा। इसी तरह बीकॉम जो होगा तो बीकॉम मेजर नहीं होगा, बीकॉम माइनर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिया गया, मतलब फेल नहीं होंगे आप, किसी हालत में फेल नहीं होंगे अगर CBSE सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है जो वहाँ पे दी गई है। इसके लिए भी क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम होती है मार्किंग करने के लिए, है ना। जैसे कि कई जगह पे क्या है, 0 से लेकर के 10 ग्रेडिंग दिया जाता है। 0 का मतलब फेल मान लेते हैं, 4 दे दिया तो 4 का मतलब क्या होता है, पास कर दिया। 5 दिया तो एवरेज है, 6 दिया तो एबव एवरेज है, और 7 पॉइंट है तो गुड है, 8 पॉइंट है तो वेरी गुड है, 9 पॉइंट है तो एक्सीलेंट है, और अगर 10 में 10 मिल गया तो आउटस्टैंडिंग। आप तो जैसा कोई नहीं। तो इसको कोड करने के लिए, इसको मार्किंग करने के लिए जो ग्रेड दिया गया है, 0 अगर आपको ग्रेडिंग दिया गया है तो आप F है, फेल है। P पास के लिए, C ठीक है, में क्या है कि C ग्रेड मिला तो आप एवरेज है, B ग्रेड मिला तो एबव एवरेज है, अगर B प्लस मिला तो गुड, अच्छे स्टूडेंट है, A मिला तो वेरी गुड है, अगर A प्लस मिला तो एक्सीलेंट है, अगर O मिल गया तो आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। ये उनके यहाँ पर है। उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है, थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं उसमें, हर जगह थोड़ा मोड़ा चेंज मिलेगा आपको। जैसा आउटस्टैंडिंग के लिए है कि 90% से 100% के बीच का मार्क हो, तो आउटस्टैंडिंग है A प्लस B उसी में आता है, आउटस्टैंडिंग B उसी में आता है। A जो आता है वेरी गुड, वो 70 से लेकर के 89% तक होता है इसमें ग्रेड में, परसेंट में बांटे तो। और B प्लस है, वेरी गुड है, मतलब B प्लस जो होता है वो गुड है, तो वो आपको समझिए कि 50 से लेकर 69% है। और B जो होता है एबव वाला, जो 40 से लेकर के 49% है, उसके नीचे वाला जो भी है, बिलो 39 जो भी है, वो सब फेल्योर रिजल्ट है ना। तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। और भी इसके बारे में डिटेल्स है, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आज इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। हमने एक टोटल सा एक व्यू लिया कि मार्किंग सिस्टम क्या होता है, और CBSE सिस्टम यानी कि हमारा जो B.Ed कोर्स है वो क्रेडिट सिस्टम पे आधारित है, वो कैसे है वो जाना हमने, और पूरे सिलेबस के बारे में एक चीज़ जाना, EPC क्या होता है वो जाना, और मार्किंग सिस्टम हमारे B.Ed के अंदर क्या वो जाना, स्कूल इंटर्नशिप क्या होता है वो जाना। हमने ये भी जाना कि फर्स्ट ईयर 1 साल का जो B.Ed कोर्स होता था, 2 साल का जो B.Ed कोर्स है, दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या, ये जाना। बाकी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चूँकि इंट्रोडक्शन था B.Ed का, तो ये मुझे लगा कि चीज़ें बताना ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। और फ्रेंड्स, अगर कोई कमेंट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालें, कोई क्वेश्चन आप ज़रूर पूछें, है ना। तो बाकी मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ, कोरोना काल है, आप डिस्टेंस बना के रहें, दूरी बना करके रहें, ठीक है। और मास्क का पूरा इस्तेमाल करें। चूँकि मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ वीडियो फ्रॉम होम, तो मैं अपने रूम में, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया, अनलेस आई यूज़ ऑलवेज मास्क। तो आप भी यूज़ करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब